मेरा नाम सोनिया है और मेरे पिता इस दुनिया में नहीं थे। मेरी एक सौतेली माँ थी और 2 सौतेली बहनें, जिन्होंने मेरी जिंदगी को ऐसा अजाब बना दिया था कि जीने की ख्वाहिश भी एक जुर्म लगने लगी थी। वो दोनों बहनें प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती थीं, हर रोज नए कपड़े पहनती, महंगे जूते और ब्रांडेड बैग्स लेकर निकलती, और मुझे एक गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया गया था। क्लास में बैठने से पहले मुझे खुद सफाई करनी पड़ती थी। वो कॉलेज इतना पुराना था कि लोग कहते थे ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम से भी पहले का है। कुछ लड़कियां तो ये तक कहती थीं कि ये कॉलेज एक पुराने कब्रिस्तान पर बना है और इसकी बुनियादों के नीचे अब भी कब्रें मौजूद हैं। किसी ने कहा किसी कमरे से रात को किसी के रोने की आवाज आती है, तो कोई कहती किसी ने खिड़की से झांकता हुआ कोई साया देखा है। मगर मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था। मुझे लगता था ये सब झूठ है। लड़कियां अक्सर बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहती हैं, माहौल में सनसनी भरने के लिए कहानियां गढ़ती हैं। कॉलेज की कुछ इमारतें नई थीं, मगर एक बिल्डिंग ऐसी थी जैसे किसी अंग्रेजी दौर की तस्वीरों से निकली हो। दीवारों का रंग उखड़ा हुआ, छतों पर पानी के धब्बे और खिड़कियां जंग खाई हुई। एक दिन हमारी क्लास की लड़कियों को हुक्म मिला, पुरानी बिल्डिंग की सफाई करनी है। हमने अपनी क्लास की सफाई तो पहले ही कर ली थी, अब थकी हारी हालत में वहां जा रही थी जहां कदम रखना भी दिल नहीं चाहता था। 40 लड़कियों को मुख्तलिफ काम दिए गए, किसी को झाड़ू, किसी को खुरपी और मुझे बेलचा दे दिया गया ताकि पुराने पेड़ों और जड़ी बूटियों को जमीन से उखाड़ सकूं। मेरा दिल वैसे ही भरा हुआ था। मैं हर वक्त गुस्से में रहती थी क्योंकि किसी को मेरी हालत से हमदर्दी नहीं थी। घर में अलग काम, सौतेली माँ के ताने, बहनों की हंसी उड़ाने वाली बातें, कॉलेज में लड़कियों और उस्तानियों की अजीब निगाहें, सिर्फ इसलिए कि मैं खूबसूरत थी। मगर मेरे पास ना अच्छे कपड़े थे, ना मेकअप, ना महंगा मोबाइल। उन्हें लगता था मेरे जैसा चेहरा अगर पढ़ाई में संजीदा नहीं, जरूर किसी लड़के के साथ वक्त बर्बाद करती होगी। ये सोच मुझे हर वक्त जलाती थी। मैं चाहती थी किसी तरह इन सबको सजा मिले, कोई ऐसा अंधेरा कमरा हो जिसमें इन सबको बंद कर दूं, फिर उस कमरे को आग लगा दूं। उसी गुस्से में मैंने बेलचा चलाना शुरू किया। शायद जमीन में कुछ ज्यादा गहराई तक मार बैठी। अचानक मिट्टी में से कुछ चमकता हुआ नजर आया। मेरी दोस्त बोली, इतना गुस्सा क्यों निकाल रही हो? मैं झल्ला कर बोली, यहीं जमीन पे निकालूंगी ताकि जो कुछ दबा है बाहर निकल आए। मैं झुकी और वो चीज उठाई। एक पुराना सा पेन था, दिखने में बहुत पुराना मगर कीमती। मिट्टी और झंग की तह जमी हुई थी। मैंने उसे ध्यान से देखा, फिर चुपचाप अपनी वर्दी की जेब में रख लिया। बाकी दिन जैसे तैसे बीता। घर पहुंची तो वहां कामों की एक और लिस्ट थी। सौतेली माँ ने झाड़ू पोंछा करवाया, खाना बनवाया और बहनों के कमरे भी साफ करवाए। रात को जब थक कर अपने कमरे में पहुंची, सबसे पहले उसी पेन का ख्याल आया। मैंने उसे चुपके से निकाला और साफ करना शुरू किया। हैरत की बात थी, जंग के बावजूद वो अंदर से बिल्कुल नया निकला, जैसे किसी खास धातु से बना हो। साफ करने पर वो चमकने लगा, उसका स्टील बदन झलकने लगा। आजकल ऐसी चीजें बनना बंद हो चुकी हैं। मैंने सोचा इसकी निब में स्याही डालकर देखती हूं, शायद ये लिखने लायक ना हो। मगर जैसे ही निब डुबोई, उसने स्याही सोख ली और लिखने के लिए तैयार हो गया। पहले तो मैंने यूं ही लकीरें बनाई, फिर मेरी नजर अपनी डायरी पर पड़ी जो बरसों से बंद थी। वही डायरी जिसमें मैं अपने दुख, अपनी ख्वाहिशें और नफरतें लिखा करती थी। मैंने डायरी खोली, पेन को हाथ में लिया और पहला लफ्ज लिखने ही वाली थी कि मेरी सौतेली बहन ने आवाज दे दी। कहने लगी, मेरे कपड़े इस्त्री करो। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैं ना भी कह सकती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। अगर इनकार करती तो सौतेली माँ मुझे बहुत बुरा भला कहती और घर में एक नया तमाशा शुरू हो जाता। इसलिए मैंने चुपचाप कपड़े उठाए और इस्त्री करने बैठ गई। दिल में आग थी, दिल कर रहा था उन कपड़ों को जला दूं या इस्त्री ही तोड़ दूं, मगर बर्दाश्त के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। कपड़े इस्त्री किए और कमरे में वापस आई तो सबसे पहले मेरी नजर उसी कलम पर पड़ी जो मैं कल मिट्टी से निकाल लाई थी और जो अब मेरी डायरी के ऊपर रखा था। मैंने उसे उठाया, डायरी खोली और लिखना शुरू किया। हर वक्त ये हुक्म चलाती रहती है, हर घड़ी इसकी जबान चलती रहती है। मुझे इसकी आवाज से नफरत है। कितनी करख्त और चुभने वाली है इसकी बोली। कुछ ऐसा हो जाए कि इसकी जबान हमेशा के लिए बंद हो जाए तो मैं पूरे कॉलेज में मिठाई बांट दूंगी। मैंने यही लिखा और कलम डायरी पर रखकर बिस्तर पर लेट गई। दिन भर की थकावट थी, नींद फौरन आ गई और मैं गहरी नींद में डूब गई। सुबह आंख एक अजीब से शोर पर खुली।
मेरी सौतेली माँ पागलों की तरह चीख रही थी और दूसरी बहन भी घबराई हुई किसी चीज से निपटने की कोशिश कर रही थी। घर का माहौल ऐसा था जैसे कोई तूफान आ गया हो। मैं पहले तो कुछ समझ न सकी, मगर फिर दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे मुझसे कोई गलती हो गई है या कोई हादसा हो गया है। मैं तेजी से उठी और पूछा, क्या हुआ? तो मालूम हुआ कि सनम की तबीयत ठीक नहीं है और वो कुछ बोल नहीं पा रही। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। मेरी दूसरी बहन भी परेशान थी। मैंने उसे अलग ले जाकर पूछा, क्या हुआ? वो बोली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बस सनम चुप है, जैसे गूंगी हो गई हो। मैं चौंकी। क्या मतलब? क्या उसका गला खराब है? वो बोली, नहीं, गला बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके हलक से कोई आवाज ही नहीं निकलती, जैसे उसकी आवाज कहीं दब गई हो। मैंने कहा, तुम लोग जाओ, मुझे घर के काम करने हैं। उसने भी ज्यादा इसरार नहीं किया और चली गई। मैं कुछ देर वही खड़ी सोचती रही, हैरान थी। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या जो मैंने लिखा था वही हो गया? शाम को जब वो लोग सनम को वापस लेकर आए तो वाकई सनम बिल्कुल चुप थी। ना कुछ कह रही थी, ना सुन रही थी, रो रही थी और बार बार बेहोश हो रही थी। हर बार जब वो कुछ कहना चाहती, उसकी आंखों में बेबसी तैर जाती, मगर जबान जैसे किसी कुफ्ल में बंद हो गई हो। मां भी परेशान थी, डॉक्टर भी हैरान। सेहतमंद लड़की अचानक गूंगी कैसे हो सकती है? डॉक्टरों ने कहा, हो सकता है गले में कोई अंदरूनी खराबी हो, मगर वो भी यकीन से कुछ नहीं कह सके। उन्होंने बड़े अस्पताल का मशवरा दिया, लेकिन वहां भी कोई ठोस बात नहीं निकली। मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी। यह सब देखकर मुझे यकीन होने लगा, शायद ये सब उसी डायरी की वजह से हो रहा है। रात को फिर डायरी खोली, कलम उठाया और लिखा। पता नहीं क्या हो गया, सनम की जबान बंद हो गई। काश उसकी जगह उस औरत की जबान बंद होती जो हर दिन मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना देती है। मैंने सब लिख डाला और नींद की हालत में ही सो गई। सुबह फिर वही मंजर, मगर अब की बार सनम ठीक थी, बोलने लगी थी, मगर मेरी सौतेली मां की जबान बंद हो चुकी थी। अब वही हालत थी जो कल सनम की थी। मां रो रही थी, आंखों में खौफ था, हाथों से इशारे कर रही थी, मगर गले से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। डॉक्टर फिर से आए, जांच की, मगर कोई वजाहत ना दे सके। कहने लगे, ये कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं लगती। अब मुझे पूरा यकीन होने लगा था, जो कुछ मैं उस डायरी में इस कलम से लिखती हूँ वही सच्चाई बन जाता है। ये कलम कोई मामूली चीज नहीं थी, ये तो एक अजीब सी ताकत रखता था। वो ताकत जो अल्फाज को हकीकत में बदल देती थी। रात की गहराई कमरे की दीवारों से लिपटकर अजीब सा सुकून भी दे रही थी और एक डर भी। मैं अपने बिस्तर पर बैठी थी, सामने वो पुरानी डायरी और हाथ में वही मिट्टी से निकला पारस जैसा कलम। दिल में बेचैनी थी, जहन में सवालों का शोर था और अंदर कहीं एक खामोश डर भी था। अब तक जो कुछ लिखा सब हूबहू वैसे ही हुआ। कभी सौतेली बहन की जबान बंद हुई, कभी और वो लजीज खाना जो एक दिन बिना किसी वजह के मेरे दरवाजे पर आया। ये सब बातें मुझे हिला चुकी थी। मैं बार बार उस कलम को घूरती, सोचती कि आखिर ये है क्या? क्या ये वाकई कोई जादुई चीज है या सब मेरे ही दिमाग का धोखा? मैंने कांपते हाथों से स्याही की शीशी खोली, निब को उसमें डुबोया और फिर धीरे धीरे एक नया जुमला कागज पर उतारा। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। काश कुछ अच्छा सा खाना मेरे लिए आ जाए, कोई ऐसा खाना जो घर में कोई ना लाया हो, बल्कि खुद ब खुद आ जाए और मुझे मिल जाए। जैसे ही ये जुमला पूरा करके मैंने कलम डायरी के ऊपर रखा, अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। आवाज सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा, क्योंकि घर में उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। मेरी सौतेली मां अस्पताल में थी और उसके साथ मेरी दोनों बहनें भी गई हुई थी। मैं बिल्कुल अकेली थी। ऐसे में दरवाजे की वो दस्तक मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मैं दबे कदमों दरवाजे तक पहुंची और कान लगाकर सुना। एक और दस्तक हुई। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। सामने एक उम्रदराज औरत खड़ी थी। उसने हल्के नीले रंग का साफ सुथरा लिबास पहन रखा था। चेहरे पर एक अजीब सी नरमी और सुकून था। हाथों में धातु की एक चमकदार ट्रे थी जो चांदी जैसी लग रही थी और उस पर सफेद कपड़ा ढका हुआ था। वो औरत मुझे देखकर एक शफकत भरी मुस्कान के साथ बोली, बेटा, आज हमारे घर नियाज दिलवाई गई थी। ये खाने की ट्रे हमने कुछ घरों में भेजी है, ये तुम्हारे लिए है। इसमें खीर और बिरयानी है, बहुत लजीज है, गरम गरम है। मैं उसकी बात सुनकर सन्न रह गई। मेरे हाथ कांपने लगे।
मैंने हिचकिचाते हुए कहा, जी बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको कैसे पता चला कि यहाँ कौन रहता है या आपको हमें खाना देना है? वो सिर्फ मुस्कुरा दी गई और बोली, तुम बस ये रख लो, तुम्हें भूख लगी होगी। मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई, मगर फिर भी मैंने खामोशी से ट्रे थामी और दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। कमरे में आकर मैंने वो ट्रे बिस्तर पर रखी। जब कपड़ा हटाया तो वाकई गरम गरम बिरयानी की खुशबू उठी। खुशबू ऐसी कि दिल किया अभी सब खा जाऊं। साथ में खीर भी रखी थी, बादाम पिस्ता से सजी हुई, और गुलाब के अर्क जैसी खुशबू उसमें से आ रही थी। मैं बच्चों की तरह खुश हो गई। ट्रे सामने रखकर खाने लगी। हर निवाले पर हंसी आ रही थी। ये सब किसी ख्वाब जैसा था, मगर यह ख्वाब नहीं था, यह हकीकत थी जो मेरी आंखें देख रही थीं और मेरा मुंह महसूस कर रहा था। अब मुझे यकीन हो चला था, मेरे हाथ में जो कलम है वो कोई आम कलम नहीं, ये कोई जादुई चीज है जो मेरी लिखी हर बात को हकीकत में बदल देती है। खाना खाने के बाद जब दिल थोड़ा सुकून में आया, मैंने सोचा कि इस कलम के बारे में और जानना चाहिए। मैंने मोबाइल उठाया, कलम की साफ तस्वीर ली, गूगल लेंस पर अपलोड कर दी ताकि पता चले ये है क्या। नेटवर्क थोड़ा धीमा था, मगर जैसे ही सर्च हुई सिर्फ एक ही आर्टिकल स्क्रीन पर आया। उसका शीर्षक पढ़ते ही मेरे जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। पेन ऑफ डेविल, यानी शैतान का कलम। मैंने घबराए हाथों से वो लेख पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, ये कलम दुनिया में सिर्फ कुछ ही बार नजर आया है। जो भी इसे पा लेता है वो अपनी ख्वाहिशों को हकीकत में बदल सकता है, मगर यह कलम कभी भी बिना कीमत लिए कुछ नहीं देता। इसकी हर ताकत के साथ जुड़ा होता है एक सियाह साया जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से निगलने लगता है। लेख के साथ एक तस्वीर भी थी, बिल्कुल वैसा ही कलम जैसा मेरे पास था। बस फर्क इतना था, वक्त ने मेरे कलम को पुराना कर दिया था। अब मेरी हालत अजीब हो चली थी। एक तरफ खुशी थी कि मेरे पास वो है जो दुनिया में किसी के पास नहीं, और दूसरी तरफ एक अनजानी सी वहशत जो दिल के किसी कोने में बैठी हुई थी। फिर भी मैंने तय किया कि एक आखिरी बार इसे आजमाऊंगी ताकि पक्का यकीन हो जाए। यह सब इत्तेफाक नहीं बल्कि हकीकत है। मैंने डायरी खोली, कलम उठाया और लिखा, काश मेरी सौतेली माँ अपनी बेटियों से ज्यादा मुझे चाहने लगे, वो मेरी इज्जत करे और उसी के साथ उसकी जबान भी वापस आ जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये बिल्कुल नामुमकिन बात भी मुमकिन बन जाएगी, और तब मैं पूरे दिल से मान लूंगी कि ये कलम वाकई कोई गैर मामूली ताकत रखता है। इतना लिखने के बाद मैंने डायरी बंद की, कलम उसके ऊपर रखा और बिस्तर पर लेट गई। सुबह का वक़्त था, कमरे में हल्की रोशनी फैल रही थी, मगर मेरी आंख खुलने से पहले ही मैंने अपने सिर पर एक नर्म सी लम्स महसूस की, जैसे कोई बहुत मोहब्बत से मेरा सर सहला रहा हो। मुझे लगा शायद मैं कोई खूबसूरत ख्वाब देख रही हूँ, क्योंकि ऐसा प्यार न मुझे कभी माँ की गोद में मिला था, न किसी ने कभी मेरे सर पे हाथ रखा था। लेकिन जब आंख खुली, जो मंजर देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरी सौतेली माँ मेरे सिरहाने बैठी थी। वो मुझे शफकत भरी निगाहों से देख रही थी। मैं एकदम घबरा कर उठ बैठी। चेहरे पर हैरत भी थी और खौफ भी। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि वो नरमी से बोली, बेटा मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मेरी जबान वापस आ गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कुछ मेरे साथ हुआ, ये मेरे बुरे अमाल की सजा थी। खासकर तुम्हारे साथ जो बुरा सुलूक मैंने किया, शायद उसी का नतीजा था। इसलिए मैं आज तुमसे वादा करती हूँ, अब से मैं तुम्हें अपनी बेटियों से भी ज्यादा मोहब्बत दूंगी। जैसे ही ये अल्फाज मेरे कानों में पड़े, मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं अंदर तक कांप उठी, क्योंकि जो कुछ भी मैंने कलम से लिखा था वो लफ्ज ब लफ्ज पूरा हो रहा था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। ये कलम वाकई जादुई था। लेकिन मेरी हैरानी अभी खत्म नहीं हुई थी कि अचानक मेरी दाहिनी बाजू में तेज दर्द उठा। मैं कराहते हुए अपनी बाजू को पकड़कर बैठ गई। मेरी सौतेली माँ फौरन बोली, बेटा मुझे दबा लेने दो, शायद दर्द कम हो जाए। मैंने जल्दी से कहा, नहीं अम्मी, ठीक है, खुद ही ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर बाद मेरी सौतेली बहन कमरे में आई। अपने पुराने लहजे में बोली, उठ जा सोनिया, नाश्ता कब बनाएगी? मगर इस बार मेरी सौतेली माँ ने उसे गुस्से से डांट दिया और कहा, तुम्हारे हाथ पांव में मेहंदी लगी है क्या? तुम कुछ नहीं कर सकती? ये नाश्ता क्यों बनाएगी? अपने लिए भी बनाओ और सोनिया के लिए भी। फिर माँ ने मेरी तरफ देखा और पहली बार मोहब्बत से पूछा, बेटा। मैं अभी भी हैरत में थी, मगर हिम्मत करके धीरे से बोली,
आलू के पराठे और दही। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात, अभी बनवा देती हूं। और वाकई कुछ ही देर में मेरे लिए गरम गरम पराठे दही के साथ लाए गए। उस दिन उन्होंने ना सिर्फ मुझसे लाड प्यार से बातें की, बल्कि अपने हाथों से मेरी पसंद की बिरयानी भी बनाई। उनकी बेटियां, जो हमेशा मेरे खिलाफ होती थीं, वो भी खामोश थीं, क्योंकि माँ ने साफ कह दिया था, आज के बाद सोनिया के साथ कोई बुरा सुलूक नहीं करेगा। मेरी जिंदगी जैसे पलट गई थी। मैं खुशी से पागल हो रही थी। अब जिन जिन लोगों से मुझे शिकवा था, मैंने सबके खिलाफ डायरी में लफ्जों से बदला लेना शुरू कर दिया। जो लड़की मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मैंने लिखा, काश उसके सारे बाल उड़ जाएं। कुछ ही दिन बाद पता चला उसके सिर पर केमिकल गिर गया और वो गंजी हो गई। जो टीचर मुझे पसंद नहीं थी, मैंने लिखा, काश इसका तबादला हो जाए। कुछ ही दिनों में उसका ट्रांसफर हो गया। जिसने मेरे साथ जो बुरा किया था, मैंने सबके लिए बदला लिया। और मैं ये सब करके खरुश हो रही थी, बहुत ज्यादा। फिर एक दिन कॉलेज पहुंची और मेरे कदम खुद ब खुद उसी जगह जा पहुंचे जहां से मुझे वो कलम मिला था। ये कॉलेज का सबसे पुराना और वीरान हिस्सा था, जो सालों से बंद था। इसीलिए तो इसकी सफाई करवाई जा रही थी। वो जगह ऐसी लगती थी जैसे कम से कम 500 साल पुरानी हो। मैं वहीं खड़ी उस इमारत को देख रही थी कि अचानक मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी, जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। मैं चौंक गई, क्योंकि ये कॉलेज तो सिर्फ लड़कियों का था। यहाँ कोई लड़का कहाँ से आ सकता है? मैंने फिर से उसकी तरफ देखा। उसने भी गहरी नजर से मुझे देखा और अगले ही पल वो गायब हो गया, जैसे कोई धुएं का साया जो हवा में घुल जाए। मेरी सांसें थम गईं। अब यकीन हो गया, ये इंसान नहीं था। ये उसी कलम से जुड़ा हुआ कोई जिन्नज़ादा था, जो शायद अब मुझे अपना चेहरा दिखाने आया था। इस वाकये के बाद फिर मेरी तवज्जो कलम पर लौट आई। मैंने अब उससे छोटी छोटी चीजें मांगनी शुरू कर दी। जो कुछ भी मैं लिखती, वो पूरा हो जाता। मगर साथ ही मेरी दाहिनी बाजू का दर्द भी बढ़ता चला गया। एक दिन दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया, तो मैंने धीरे से बाजू की आस्तीन ऊपर की और जो मंजर देखा, मेरी चीख निकल गई। पूरी बाजू पर नीले रंग की अजीब लकीरें थीं, जो अंदर की तरफ गहराती जा रही थीं। उन पर हाथ रखना भी अजीम दर्द दे रहा था। मैं डर गई, फौरन डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बाजू देखकर कहा, ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी नसों को अंदर से निचोड़ दिया हो। कोई जहर या दबाव अंदर ही अंदर काम कर रहा है। लेकिन अफसोस, ऐसी कोई दवा हमारे पास नहीं है जो इस दर्द को ठीक कर सके। डॉक्टर भी हैरान था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मैं बाहर से जितनी खड़ुश दिखती, अंदर से उतनी ही कमजोर होती जा रही थी। पहले जो लकीरें सिर्फ दाहिनी बाजू पर थीं, अब धीरे धीरे पूरे जिस्म पर फैल रही थीं। मेरा रंग पीला पड़ गया था, आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे और जिस्म की ताजगी जैसे खत्म होती जा रही थी। डॉक्टर हर बार यही कहता, रिपोर्ट्स तो नॉर्मल हैं, मगर तुम्हारा बदन वैसा नहीं लग रहा जैसा होना चाहिए। एक दिन बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया, शायद ये सब उस कलम की वजह से हो रहा है और उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे किसी रूहानी इल्म वाले इंसान से बात करनी होगी। एक दिन मैंने अपनी डायरी और कलम बैग में रखा और शहर के मशहूर मुफ्ती साहब के पास चली गई कि शायद वो मेरी मदद कर सकें। मैंने मुफ्ती साहब को सब कुछ तफसील से बता दिया। मेरी पूरी कहानी सुनकर वो बहुत गंभीर हो गए। जब मैंने अपनी दाहिनी बाजू की नीली लकीरें उन्हें दिखाईं, तो उनकी आंखों में एक अजीब सा खौफ तैर गया। कुछ पल वो खामोश रहे, फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, पागल लड़की, ये वाकई एक जादुई कलम है, लेकिन तुम नहीं जानती कि ये कलम अपने मालिक के खून से ताकत हासिल करता है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने बेयकीनी से उनकी तरफ देखा और कहा, क्या मतलब, खून से ताकत लेता है? उन्होंने हौले से सर हिलाया। जितना ज्यादा तुम इस कलम को इस्तेमाल करोगी, उतनी ही तेजी से ये तुम्हारे जिस्म को खत्म करता जाएगा। तुम बीमार हो जाओगी, कमजोर हो जाओगी और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म का साथ छोड़ देगी। मैं चौंक उठी, पूछा, अगर ये इतना नुकसानदेह है तो किसी ने इसे मिट्टी में दफन क्यों किया? वो बोले, बेटा, यही तो असल बात है। अगर ये वाकई कोई फायदेमंद चीज होती तो कोई इसे जमीन के नीचे क्यों छुपाता? जाहिर है इस कलम के पहले मालिक ने इससे जान छुड़ाने के लिए ही इसे मिट्टी में दबा दिया होगा। मैं अंदर से कांप उठी, मेरी सांसें उलझने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब जी रही हूं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, अब मैं क्या करूं? वो बोले, फौरन इससे जान छुड़ा लो।
जितनी जल्दी हो सके इसे हमेशा के लिए दफन कर दो या बहा दो, इससे पहले कि तुम्हारा जिस्म तुम्हारे काबू से निकल जाए, तुम्हारे हाथ पांव तुम्हारा साथ छोड़ दें। मैं परेशान थी, मेरी हालत बदतर होती जा रही थी, लेकिन मेरे अंदर एक जिद थी, एक आखिरी ख्वाहिश। मैंने ठान लिया कि बस एक आखिरी बार इस कलम से फायदा उठाऊंगी, फिर इससे हमेशा के लिए छुटकारा पालूंगी। मैं घर आई, डायरी निकाली और लिखा, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, मेरे पास दौलत हो, हर तरफ लोग मुझसे मोहब्बत करें, मेरा ख्याल रखें, मेरी खिदमत करें। जैसे ही मैंने ये आखिरी ख्वाहिश लिखी, मेरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई, मेरे हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने धुंध छाने लगी और फिर मैं बेहोश हो गई। जब होश आया, मैं एक अजनबी छत को घूर रही थी। चारों तरफ मशीनों की आवाजें थीं। एक तरफ मेरी मां बैठी थी जो मेरे माथे पर पानी का कपड़ा रख रही थी। मेरी सौतेली बहनें भी मौजूद थीं। नर्स बार बार आकर कुछ पूछ रही थी। मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगा कि मैं अस्पताल में हूं। मैंने अपनी दाहिनी बाजू को देखा, वो बिल्कुल बेजान और लटकती हुई थी। दूसरी बाजू पर पट्टियां बंधी थीं और दर्द की शिद्दत से मैं कराह रही थी। डॉक्टर आया और कहने लगा, हमने बहुत मुश्किल से एक बाजू को बचाया है, मगर दूसरी में अब जिंदगी बाकी नहीं रही। अब ये हाथ कभी हरकत नहीं करेगा। तुम अब हमेशा के लिए एक हाथ से मजबूर हो चुकी हो। यह सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरी रूह कांप गई। मैं चाहती थी कि सब मुझसे मोहब्बत करें, वो सब मिल चुका था, मगर किस कीमत पर। मेरी सेहत चली गई, मेरी जवानी बर्बाद हो गई, मेरे ख्वाब, मेरी हंसी, मेरी आजादी, सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे पास पैसा था, मगर वो मेरी बीमारी पर खर्च हो रहा था। सब मुझे प्यार कर रहे थे, मगर इसलिए कि अब मैं बिस्तर पर पड़ी एक लाचार लड़की थी। अब मुझे उन सब की मोहब्बत भी झूठी लगने लगी थी। बार बार दिल यही कहता था, ये सब मेरी अपनी गलतियों का नतीजा है। मैंने जो शॉर्टकट चुना, उसी ने मेरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। इस कलम ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी तो की, मगर बदले में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने नर्स से कलम मंगवाया। जैसे ही थोड़ी तबीयत सुधरी, उसे लेकर दरिया के किनारे पहुंची और वहां जाकर उसे जोर से पानी में फेंक दिया। कलम डूबता गया और मेरी आंखों से आंसू बहते गए। मेरी हर ख्वाहिश ने मुझे बर्बाद कर दिया। उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई, जो कुछ अल्लाह देता है वही इंसान के लिए बेहतर होता है। जब इंसान रब से छीनने की कोशिश करता है तो कुदरत बदले में उससे कुछ छीन लेती है। इसलिए कहते हैं, जादू, शॉर्टकट और नाजायज ताकतें वक्ती राहत तो देती हैं, मगर हमेशा कुछ अजीम नुकसान देकर जाती हैं। और कभी कभी इंसान वही खो देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जिंदगी में कभी किसी शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाना। मैंने अपनी आंखों से वो सब देखा है जो लोग ख्वाबों में भी सोच नहीं सकते। मैंने दौलत देखी, इज्जत देखी, लोगों की बेहिसाब मोहब्बत देखी, मगर जो कीमत मुझे चुकानी पड़ी वो मेरी हड्डियों के गूदे तक दर्द छोड़ गई। जब मेरे हाथ वो जादुई कलम लगा, मुझे लगा अब मेरे दुखों का दौर खत्म हो जाएगा। मगर मुझे क्या मालूम था, असल दुख तो अब शुरू होने जा रहे हैं। मैंने जो कुछ भी लिखा वो सच होता गया। मेरे दिल की हर बात मेरी डायरी के पन्नों से निकलकर हकीकत बन गई। लेकिन उसी हकीकत की कीमत में मेरी रूह और मेरा जिस्म रोज बरोज कमजोर होते चले गए। पहले दर्द आया, फिर नीले निशान, फिर नब्जें धीमी पड़ी और आखिरकार मेरी एक बाजू हमेशा के लिए बेजान हो गई। लोगों ने मुझे चाहा, मेरे घर वालों ने मुझे वो इज्जत दी जिसके लिए मैं बरसों से तरसती रही थी। दौलत भी मेरे हाथ लगी, मगर इन सब के बीच मैं एक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। मुझे ना अपने हाथ पर इख्तियार था, ना अपनी जिंदगी पर। मुझे लगा मैंने जो कुछ भी मांगा था वो सब मुझे मिला जरूर, मगर मांगने का तरीका गलत चुना, और जब तरीका गलत तो अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मैंने मुफ्ती साहब की सलाह पर उस कलम से हमेशा के लिए जान छुड़ा ली, उसे दरिया में फेंक दिया, मगर उसके असरात मुझ पर हमेशा के लिए रह गए। मेरी बीमारी, मेरी कमजोरी, मेरी तन्हाई और मेरी महरूमियां, ये सब उस सजा की शक्ल में मेरे साथ चिपक गईं, जो मैंने अपनी जल्दबाजी और लालच की वजह से खुद पर ला दी। आज मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे पास भी कभी कोई शॉर्टकट आ जाए, कोई ऐसा मौका जो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश को एक पल में पूरी कर दे, तो उसके पीछे कभी मत भागना, क्योंकि हर शॉर्टकट के पीछे एक अंधेरी खाई छुपी होती है। अल्लाह जो कुछ भी देता है वो देर से देता है,
मगर सच्चाई के साथ देता है। मेहनत से जो चीज मिले वो हमेशा कायम रहती है, मगर जादू, चालाकी और गलत रास्तों से जो कुछ भी हासिल होता है वो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अपने रब पर यकीन रखो, अपने नसीब पर भरोसा रखो और जो तुम्हारे पास है उस पर शुक्र अदा करो। कभी भी ऐसा कुछ मत मांगो जो तुम्हारे नसीब में नहीं लिखा हो, क्योंकि जब वो चीज तुम्हें मिल जाएगी तब तुम्हें एहसास होगा कि वो तुम्हारी किस्मत का हिस्सा नहीं थी और उसे पाकर तुमने अपनी असली खुशियां खो दी हैं।